अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नासिर। वेलकम टू एनएन सिस्टम ऑफ लर्निंग। जी, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसका टॉपिक हमने 1 किया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने उसका टॉपिक 1 किया जिसका नाम था एटॉमिक रेडियाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक नंबर 2, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो हम किसी भी एटम को दे के उससे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। आइए देख लेते हैं हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और इसका यूनिट होता है किलो जाउल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम से निकालने के लिए हमें 730 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिला। इसी तरह हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेम टू सेम ऐसे आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कर सकते हो। वो क्या बनेगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हमारे पास क्या होता है? आइसोलेटेड मीन अलग किया हुआ। हम गैस का मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, हम गैस का एक एटम लेंगे जो कि बाकियों से अलग किया हुआ होगा, ताकि उससे हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकाल सकें। और इसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी 730 किलो जाउल पर मोल मैग्नीशियम के लिए, जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। लेकिन हमने जब उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके लिए हमें 1450 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी। ये ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था, दूसरा भी देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को हमने निकाला तो हमें 730 किलो जाउल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके कम हो गया, जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इन स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब हम उसमें से सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके उसमें इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकेंगे। हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा। चले जी, हम देख लेते हैं इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड बनता है? वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसमें कौन से चेंजेस आते हैं और इसमें कौन से एनोमलीज, कौन से एरर मौजूद होते हैं एलिमेंट्स में कि आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी कम होने के बजाय ज्यादा हो जाती है, फिर ज्यादा होने की बजाय कम हो जाती है। इन ग्रुप्स देख लेते हैं। इन ग्रुप्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज हमारे पास एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। जितना ही हमारे पास एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतना ही उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे। बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन लेस एंड रिक्वायर्ड। हमारे पास जितना बड़ा साइज होगा
एटम का, हमें उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें उतना कम एनर्जी देनी पड़ेगी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास देख लेते हैं ग्रुप्स में, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। ग्रुप वन देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। लिथियम की देखें 520 किलो जूल पर मोल है, सोडियम की 490, पोटाशियम की 420, रुबीडियम की 400 किलो जूल पर मोल और सीजियम की 380। ग्रेजुअली टॉप टू बॉटम हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। मींस डाउन द ग्रुप हमारे पास उसका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हमारे पास एटॉमिक रेडियाई उसका डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, हमें उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ रही है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। और ये हमारे पास सबकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, यानी हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इन सब एलिमेंट्स में वही लिखी हुई है, ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर ग्रुप 8 ए तक। चलिए अब देख लेते हैं पीरियड्स में, इन पीरियड्स क्या होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। आपने एटॉमिक रेडियाई में देखा था कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो नो न्यू शेल्स आर एडेड, हमारे पास कोई नए शेल्स ऐड नहीं हो रहे होते। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ग्रेजुअली, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई में कमी की वजह से। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे कि एग्जांपल पे तौर पे हमारे पास ये है एक एटम जिसका साइज बड़ा है और एक एटम ये है जिसका साइज कम है, तो यहाँ हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसके मुकाबले में। यहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो इसको देने के लिए जरूरत पड़ेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेफ्ट टू राइट देख लेते हैं, लिथियम से बेरिलियम तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, उसके बाद बेरिलियम से बोरॉन तक कम हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं? वो शील्डिंग इफेक्ट इस तरह से होते हैं कि हमारे पास साइज चाहे कम हो गया लेकिन उसका एटॉमिक रेडियाई वैसा का वैसा बड़ा रहता है। मीन इसने कम होके इतना होना था लेकिन ये वैसे का वैसा ही बड़ा रहा, तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मीन शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं? वो प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। साइज कम हो जाता है लेकिन इसमें अनमली आ जाती है, हमारे पास बेतरतीबी आ जाती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, तो हमारे पास साइज इसका बड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से हमें बोरॉन में कम एनर्जी देनी पड़ती है और हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। उसके अलावा देखें आगे कार्बन, कार्बन में फिर इंक्रीज हो गई। उसके अलावा इसके बाद नाइट्रोजन, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद ऑक्सीजन देखें, उसमें नाइट्रोजन के मुकाबले में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, हालांकि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें भी वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी। उसके बाद फ्लोरीन और फिर नियॉन, यानी हमारे पास लेफ्ट टू राइट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और हमारे पास एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज डिक्रीज होता जा रहा है।
तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल को हल किया जाएगा।